हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर उपसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें संपूर्ण विधि और साथ में लगभग 10 हम उपसंयोजी यौगिक के नामकरण भी देखेंगे। तो इसमें होगा क्या कि आप लोग उपसंयोजी यौगिक का नामकरण बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। यदि आप क्लास 12 में हैं तो इसे अंत तक अच्छे से देखें। ये गारंटेड कहता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उपसंयोजी यौगिक का कभी नहीं भूल पाएगा। और आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसंयोजी यौगिक जिसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, संकुल यौगिक या संकुल लवण। ठीक, तो इसका नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको एक फार्मूला यहाँ पर बता दूं कि एक फार्मूला है या एक उपसंयोजी यौगिक, जैसे मैं लेता हूँ ये क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ उदासीन लिगेंड H2O जुड़ा हुआ है, इसके 4 अणु हैं, क्लोरीन के 2 अणु हैं और साथ में प्यारे बच्चों इसके साथ बाहर क्लोरीन जुड़ा है। ठीक, ये आपका एक यौगिक हो गया। दूसरा यौगिक भी लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं पोटेशियम K4, ठीक है, इसके साथ आपका जुड़ा है निकिल, साइनाइड का 4 अणु, ये 2 यौगिक हमने ले लिया। ठीक, इस प्रकार से आपके पास क्या है, उपसंयोजी यौगिक है। 2 यौगिक हमने यहां पर प्रयोग किया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ये समझना है, ये पहला है ये दूसरा है, किसका नोमेनक्लेचर करना। अभी हमसे कुछ नहीं बन रहा है ना, यहां तक हमसे कुछ बन ही नहीं रहा है, हमारे पास यौगिक आ गया। तो सबसे पहले समझना है कि यदि हमारे पास ये जो यौगिक है, ये जो उपसंयोजी यौगिक है आयनिक है। आयनिक कैसे समझेंगे आप लोग, सीधा बच्चों देखेंगे इसमें 2 भाग हैं, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर, मतलब 2 भाग हो गया। यहां भी देखेंगे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर। तो सीधा जहां भी ब्रैकेट के बाहर और अंदर दिखेगा उसको हम 2 भागों में बांट देंगे, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट के समझने की कोशिश करेंगे, ब्रैकेट के बाएं वाला भाग यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहलाएगा धनात्मक भाग, और जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका कहलाएगा ऋणात्मक भाग। ठीक है, फिर से समझिए, हमने 2 भागों में बांटा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका कहलाएगा धनात्मक भाग, और जो आपका राइट हैंड साइड है वो आपका कहेगा ऋणात्मक भाग। ठीक है, कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ये ब्रैकेट वाला इसमें धनात्मक है और इसमें तो पोटेशियम ब्रैकेट वाला ऋणात्मक है, पोटेशियम धनात्मक है। जी हां, मैंने कहा ना कि इनको 2 भागों में बांटना है, एक ब्रैकेट के बाहर वाले को और एक ब्रैकेट के अंदर वाले को। किसी भी उपसंयोजी यौगिक में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में भी कुछ हो और ब्रैकेट के राइट साइड में कुछ हो, ऐसा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। ये आपको मिलेगा या तो आपके ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में कुछ होगा या तो ब्रैकेट के राइट साइड में कुछ होगा। तो यहां पर आपको 2 भागों में बांट देना है। अब 2 भागों में बांटने के बाद प्यारे बच्चों हमने बांट दिया, तो ये हमारा ब्रैकेट वाला भाग यहां पर धनात्मक हो गया, क्लोरीन आपका ऋणात्मक हो गया। लेकिन यदि ब्रैकेट के बाएं भाग में कुछ लिखा हुआ है तो जो ब्रैकेट के बाएं भाग में ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, अब जब 2 भाग से ये मिलकर के ये यौगिक बन गया तब इसे हम कह देंगे आयनिक यौगिक। क्या बोल देंगे, आयनिक यौगिक। लेकिन यहीं पे यदि एक यौगिक आपके पास आ जाता निकिल और कार्बोनिल का 4 अणु, CO का होल 4, अब इसमें देखो प्यारे बच्चों, ना तो ब्रैकेट लगा है ना तो कोई ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ऐसे में इसको कहेंगे उदासीन यौगिक। क्या बोलेंगे, उदासीन यौगिक। तो सबसे पहले तो आप आयनिक यौगिक समझ गए, जिसमें 2 भाग हैं, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। धनात्मक भाग पहचानने का तरीका आपको पता हो गया। हम यौगिक को 2 भागों में बांटेंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, यानी जो आपका प्यारे बच्चों दायां भाग होगा,
वो ऋणात्मक होगा, और जो बायां भाग होगा, लेफ्ट भाग होगा, वो आपका होगा क्या, धनात्मक भाग। ठीक है ना। तो धनात्मक भाग चाहे वो ब्रैकेट में हो और चाहे ब्रैकेट से बाहर हो, ठीक है, जो आपका लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, वो आपका प्यारे बच्चों वो कहलाएगा धनात्मक भाग, और जो राइट साइड में होगा वो ऋणात्मक भाग। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसका नामनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऋणात्मक भाग का। यहां पे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे, इसके बाद हम इस क्लोरीन का नाम लिखेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले हम पोटेशियम का नाम लिखेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे। फिर से आप समझें, यदि आयनिक यौगिक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, इसके बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखते हैं। हम कह रहे हैं ना कि धनात्मक भाग यहां ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इस पूरे का नाम लिखेंगे, इसके बाद इसका लिखेंगे। यदि प्यारे बच्चों धनात्मक भाग इस प्रकार से है, तो पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे और फिर हम प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे। तो पहला आपका मेथड यही है कि यदि उपसह संयोजी यौगिक आयनिक है, तब धन आयन का नाम पहले लिखा जाता है प्यारे बच्चों, इसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे, और यदि नॉन आयनिक संकुल है तो फिर इनका हम प्रयोग नहीं लिखते, इनका एक ही शब्द में हम इनका पूरा नाम लिख देते हैं। मतलब यदि आयनिक यौगिक नहीं है तो फिर हम धन आयन और ऋण आयन की कोई बात ही नहीं समझेंगे, सीधा सीधा एक लाइन में सबको लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया, पहला स्टेप आप समझ गए। मतलब आपको पहले धनायन का लिखना है, इसके बाद ऋणायन। यौगिक देखते ही आप समझ जाओगे कि पहला भाग होगा वो धनायन होगा और दूसरा भाग होगा वो ऋणायन होगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हमारे इस ब्रैकेट के अंदर ये जो पहला जो तत्व होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जो किसी से उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो जो पहला तत्व है केंद्रीय धातु परमाणु, यौगिक आपके पास मिल गया, आप पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो बस ब्रैकेट जैसे शुरू हो उसका पहला एलिमेंट उठा लो, वही आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। मैंने क्या कहा, जब आप ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं उसके बाद जो पहला तत्व है प्यारे बच्चों उसी को आप उठा लो, वो आपका कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहां पे आपका क्रोमियम जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। इसके बाद जो भी जुड़े हैं ब्रैकेट के अंदर वो है लिगेंड। अब लिगेंडों का नाम लिखना है तो इसमें अल्फाबेट देखना है। जैसे प्यारे बच्चों ये जो H2O है इसको लिखते हैं एक्वा, ए से स्टार्ट होता है, और ये क्लोरीन है क्लोरो, तो सी से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, और अल्फाबेट में जिसका नाम बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। मतलब यहां पर एक्वा हम पहले लिखेंगे और फिर क्लोरो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, एक्वा हम पहले लिखेंगे, क्लोरो हम बाद में लिखेंगे। मतलब अंदर का यानी ये संकुल आयन हो गया, ये संकुल आयन है ना। संकुल आयन में नाम लिखते समय हम जो लिगेंडों का, जब लिगेंड एक से अधिक है तो लिगेंडों का जब नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? चलिए बताइए, आप लोग क्लियर है ना प्यारे बच्चों? प्लीज यार ये जो मेहनत है ना आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। देखिए एक एक स्टेप, एक एक मतलब पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल एक भी शब्द मिस नहीं करने पाए। बस हाँ नोट डाउन करते चल, जो बोल रहा हूं वो नोट डाउन कर लो। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो लिखाई नहीं जाती, बोली जाती है, जिसे आप लोग नोट नहीं करते हो। तो इतना क्लियर हो गया, पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणात्मक भाग। अभी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु भी पहचान में आ गया। अब इसके अंदर यदि लिगेंड हैं कई सारे, तो उनका नाम लिखते समय प्यारे बच्चों हम अल्फाबेट का ध्यान देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब अगला हमारा जो तीसरा है वो चीज आपको समझना है। जैसे हम इस ब्रैकेट के अंदर का जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो पहले किसको लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे या कि लिगेंड को लिखेंगे? तो ध्यान रखना, जब भी हम संकुल आयन के अंदर का
नामकरण लिखते हैं तो पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, फिर से समझो प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर ही जब भी हम इस संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अंदर जो भी आपका केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम लिखेंगे। समझ गए? संकुल आयन के अंदर नामकरण लिखते समय, नामकरण करते समय पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे और प्यारे बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे क्या? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। साथ में लिगेंडों की संख्या भी लिखी जाती है। लिगेंडों की संख्या का मतलब है CN में कितने? 4, तो 4 को बोलते हैं टेट्रा, 2 को बोलेंगे डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा। इस प्रकार से जैसे यहां पर साइनो है तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों? टेट्रा साइनो। ठीक है ना, साइनो को लिखते समय टेट्रा साइनो लिखेंगे क्योंकि इसकी संख्या 4 है। इसके बाद हम निकिल लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन निकिल यहां पे ऋणात्मक है, यहां पे ये धनात्मक ऋणात्मक है, तो निकिल के साथ 8 जोड़ेंगे, निकिलेट। फिर से समझे एक बार फटाफट। हमने क्या कहा? पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, जैसे पोटेशियम तो पोटेशियम, इसके बाद ऋणात्मक भाग, चाहे यहां पे आप लिखते तो पहले संकुल आयन का लिखते, फिर क्लोरीन का नाम लिखते, तो पहले हम धनात्मक भाग फिर ऋणात्मक भाग। ठीक है, अब हमारे पास चाहिए चाहे हमारे ये जो संकुल आयन है या तो धनात्मक हो गया या तो ऋणात्मक, 2 में एक होगा। लेकिन उसके अंदर नामकरण करते समय पहले हम जो भी लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड भी एक से अधिक है तो लिगेंड का नामकरण करते समय हम अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। इसके बाद हम लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देंगे, फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक से लिखते हैं। किससे? रोमन अंक से लिखते हैं। इतना क्लियर है? लिखते चलो, नियम भी मैंने लिख दिया है कि संकुल आयन के नामकरण में सर्वप्रथम लिगेंड की संख्या एवं नाम लिखते हैं, यानी लिगेंड की संख्या लिखेंगे एवं नाम लिखेंगे। इसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन का नाम लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को छोटे कोष्ठक में रोमन अंक से लिखते हैं। ठीक है, यानी संकुल आयन का नाम लिखने के अंत में ही हम एक ब्रैकेट के अंदर उसके ऑक्सीकरण अवस्था को व्यक्त करते हैं रोमन अंक से। 1, 2, 3 जो भी होगा रोमन अंक से लिखेंगे। और ये चीज हमने तो बता ही दिया कि लिगेंड का नाम लिखते समय प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान में रखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो लिगेंड के नामकरण में अंग्रेजी वर्णमाला का विशेष महत्व है। हमने कहा एक को पहले आता है क्लोरो से, तो एक को पहले लिखेंगे, क्लोरो बाद में लिख देंगे। समझ रहे ना? ऐसे समझना है। ठीक, चलिए आगे हमने कहा कि यदि एक को 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। तो यही चीज है, यदि एक दंतुर लिगेंड में है ना एक से अधिक एक दंतुर लिगेंड है तो फिर उनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग किया जाता है। डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग किया जाता है। यदि एक है तो एक के लिए कुछ करना नहीं है, 2 हमारे पास है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। लेकिन वहीं पे एक दंतुर की जगह यदि बहुदंतुर है प्यारे बच्चों तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्रा की इसका प्रयोग करते हैं। एक दंतुर लिगेंड की संख्या को व्यक्त करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं पे बहुदंतुर लिगेंड है, बहुदंतुर के लिए प्यारे बच्चों 20, 30, टेट्रा किसका प्रयोग करते हैं। अब एक दंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड में क्या डिफरेंस है? एक दंतुर लिगेंड मतलब जिसमें एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है या एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब जिसमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन, जैसे एथिलीन डायमीन में 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन देते ही हैं, 2 नाइट्रोजन होता है एथिलीन डायमीन में। एथिलीन डायमीन का फार्मूला क्या होता है? ये आपका CH2 है, NH2 है, फिर CH2 है और NH2 है। ये है एथिलीन डायमीन। अब इसमें
ये भी नाइट्रोजन दाता परमाणु है, ये भी नाइट्रोजन दाता परमाणु है, तो दो दाता परमाणु है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम कहेंगे बहुदंतुर लिगेंड। एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होने पर उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं, जैसे द्विदंतुर, त्रिदंतुर, चतुर्दंतुर, पंचदंतुर। अब इसकी संख्या यदि होल ट्वाइस है तो फिर हम इसको डाई नहीं लिखेंगे, इसके लिए नामकरण करते समय बिस का प्रयोग करेंगे। यदि 3 होता तो ट्रिस का प्रयोग करते, यदि 4 होता तो टेट्रा किसका प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते, टेट्रा किसका प्रयोग करते। समझ गए ना, क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है यार, IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, लोगों को समझना कठिन है, बाकी यदि आप एक बार समझ गए ना तो लिखना बहुत आसान है। किसी भी यौगिक का नामकरण चुटकी में कर सकते हो। अब थोड़ा समझें, यदि प्यारे बच्चों जैसे हमने कहा यहाँ पे क्रोमियम धनात्मक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा धन है तो इसमें कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्रोमियम का क्रोमियम लिखेंगे। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों निकिल क्या है, ऋणात्मक है, तो फिर क्यों, क्योंकि हमने इसको दो भागों में बांटा तो पूरा संकुल आयन ही ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक केंद्रीय धातु परमाणु जब हो तो 8 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, 8 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने क्या कहा, यदि केंद्रीय संकुलायन जो है वो धनात्मक है तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उदासीन है तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों यदि ऋणात्मक है तो फिर छेड़खानी करना पड़ेगा, इसमें 8 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। निकिल के साथ निकिलेट लगाएंगे, निकिल के साथ निकिलेट लगाएंगे। कैसा लगा आज का ये, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। अब हम आपसे कहेंगे इनका नाम बताओ भैया, तो अब आप नाम बताना शुरू करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला हमारा जो है इसमें हमने 2 भाग बांट दिया, तो पहले धन का फिर ऋण का लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हमने कहा कि यदि ये जो संकुल आयन है इसमें लिगेंड जुड़े हैं, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। अच्छा ठीक है, तो लिगेंड 2 चीज है, एक H2O, H2O का नाम एक्वा है, क्लोरीन, क्लोरीन का नाम है क्लोरो। ठीक, अब कहोगे भैया एक दंतु लिगेंड कौन कौन से हैं, तो आपके बुक में चार्ट बने होंगे, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो। ठीक है, ये सभी के सभी एक दंतु लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। कहोगे तो मैं इसका एक चार्ट दे दूंगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा उसका नाम बताता चलूंगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहां पे क्लोरीन एक दंतुर है और H2O जो है ये उदासीन है। ठीक है, क्या है, उदासीन और एक दंतुर है। चलिए हम यहां पर कहते हैं कि 2 लिगेंड है, एक एक्वा जुड़ा है और एक क्लोरो जुड़ा है। तो अल्फाबेट में कौन आता है प्यारे बच्चों, तो अल्फाबेट में आता है एक्वा। एक्वा कितने हैं, 4 हैं। कौन से, एक दंतुर, और एक दंतुर में क्या जोड़ते हैं, डाई ट्राई टेट्रा जोड़ते हैं, तो टेट्रा हो जाएगा ना। तो 4 है तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। क्रोमियम क्यों नहीं लिखे, पहले हम लिगेंड लिखते हैं और लिगेंड में भी कई सारे लिगेंड हैं, तो पहले अल्फाबेट में लिखते हैं। तो टेट्रा एक्वा, फिर क्लोरीन है बच्चों, तो डाई क्लोरो। क्यों डाई क्लोरो हमने लिख दिया, 2 क्लोरीन है। क्लोरो होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, H2O पानी है, इसका IUPAC में एक्वा होता है, क्लोरीन का क्लोरो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर में। चलो लिगेंड की बात कर रहा हूं। फिर प्यारे बच्चों यहां पे क्रोमियम है तो आप क्रोमियम लिख दो, क्या, क्रोमियम। ठीक है, ये क्रोमियम। यहां पर जो इसका प्यारे बच्चों यदि बात करें ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहां पर 3 आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, रोमन अंक से दर्शाते हैं। संकुल आयन का नाम लिखने के बाद रोमन अंक। अब यहां पर देखो ब्रैकेट के बाद ऋणात्मक है, भैया ये क्लोरीन है और ऋणात्मक है तो क्लोरो नहीं लिखेंगे, आइड जोड़ देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड, 3rd क्लोराइड हो गया। अब इसका आप देखिएगा जरा, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। पहले तो धन का ही नाम लिखेंगे भैया, तो यहां पर धन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, तो पोटेशियम हमने लिख दिया। बिल्कुल चिंता ना करें, 8 से 10 जब एग्जाम्पल आप समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक, ये हमने पोटेशियम धन का लिख दिया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब संकुल आयन में प्यारे बच्चों पहले लिगेंड लिखते हैं। लिगेंड कौन सा है, साइनो है। ये CN है, साइनो है, ये एक दंतुर है। ठीक है, क्या है, एक दंतुर। तो कितने साइनो है प्यारे बच्चों, 4, तो 4 को लिखते हैं टेट्रा।
क्या लिखते हैं, टेट्रा, फिर साइनो तो साइनो, टेट्रा साइनो जोड़ के लिखेंगे, टेट्रा साइनो। निकिल में भैया 8 जोड़ेंगे, हमने कहा ना यहां पे क्रोमियम धनात्मक था इसलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं किया, लेकिन निकिल में प्यारे बच्चों ऋणात्मक है जिसमें छेड़खानी करनी पड़ेगी, इसमें 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा निकिलेट। लेकिन इसका हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसका हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था हम आप बाद में आपको निकालेंगे, यहां पर आप समझे, यहां पर आपका हो जाएगा निकिलेट और ऑक्सीकरण संख्या 0। ऑक्सीकरण अवस्था मैं आपको निकालना सिखाता हूं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, हम इसका पूरे का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चाहते हैं। क्रोमियम का X मानेंगे प्यारे बच्चों, H2O है आपका पानी, और पानी होता है उदासीन, तो भले 4 अणु है लेकिन इसका 0 हो जाएगा। क्लोरीन यहां पे कितने हैं, 2, तो 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 धन, फिर एक क्लोरीन है इसका भी -1 होता है, इक्वल टोटल करना है 0 के, इक्वल टोटल करना है 0 के। करिए कैलकुलेट, 2 1 कम 2 -1 बराबर 0 प्यारे बच्चों, तो x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर +3 आ गया। ये किसका आ गया, ये आपका थर्ड आ गया, रोमन अंक से लिखना है, ठीक है। इसका हम निकालते हैं, पोटेशियम का होता है 1 और 4 पोटेशियम है, निकिल का निकालना है x, साइनाइड कितने हैं 4 और प्यारे बच्चों 1 का होता है -1, टोटल होगा 0। तो 4 1 कम 4 धन x और 4 1 कम 4 बराबर 0, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर 0, इसलिए 0 के लिए हम 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 के लिए हम 0 लिखेंगे। तो ये हो गया ऑक्सीकरण अवस्था। आपको प्यारे बच्चों ये समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल चिंता ना करें, हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं और अगले एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए तो अगला देखिएगा, सोडियम है प्यारे बच्चों, सिलिकॉन है और यहां पर फ्लोरीन है, ठीक। थोड़ा समझेंगे आप लोग। फ्लोरीन का जो आयुपेशी नामनक्लेचर, फ्लोरो लिख सकते हो या फ्लोरिडो लिख सकते हो, 2 चीज आपको याद रखना है। फ्लोरीन का या तो आप फ्लोरो लिख सकते हो या फ्लोरिडो, दोनों चीज आप कंपलसरी, ठीक है, इतना क्लियर। तो फ्लोरीन को फ्लोरिडो हम लिखेंगे यहां पर, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये जो आपका लिगेंड होता है ना, इसका आयुपेशी नामनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक दंतो लिगेंड जितने भी हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका एक दंतो लिगेंड है फ्लोरीन। यहां पे हम पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2 भागों में बांटते हैं। हमने पहला रूल्स बताया, 2 भाग में बांट दिया, तो ये हमारा धनात्मक भाग कहला गया और ये हमारा ऋणात्मक भाग कहला गया। 2 भाग मिल गया, एक धनात्मक भाग मिला और एक ऋणात्मक भाग, इतना आपने क्लियर कर लिया। पहले हम धनात्मक भाग लिखते हैं। धनात्मक भाग में सोडियम है तो सोडियम लिख दिया हमने, कुछ नहीं करना, इसकी संख्या व्यक्त नहीं करना है। संख्या व्यक्त करना है वो संकुल आयन के अंदर का, संख्या व्यक्त करना है संकुल आयन के अंदर का। तो अब यहां पर देखिए, संकुल आयन के अंदर प्यारे बच्चों एक सिलिकॉन है, तो कोष्टक के यानी ब्रैकेट के बाद जो पहला एलिमेंट है, जो पहला तत्व है, वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम पहले नहीं लिखते, पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। तो लिगेंड यहां पे कौन सा प्यारे बच्चों, तो फ्लोरिडो है। कितने फ्लोरिडो है, कितने फ्लोरिडो है, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो। कितने फ्लोरिडो, 6। अच्छा, सिलिकॉन है, सिलिकेट लिखेंगे प्यारे बच्चों, सिलिकेट। 8 क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि ऋणात्मक है, केंद्रीय धातु यानी ऋणात्मक है, तो 8 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो सिलिकेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सिलिकेट। 6 में 2 घटा दो तो 4 लिख दो, ये रोमन अंक। आयुपेशी नामनक्लेचर में भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो सोडियम का आपका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, सिलिकॉन का X मान लिए, फ्लोरीन 17वें समूह का -1 इक्वल 0। 17वें समूह का जो भी है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का -1 होता है। पहले समूह में हेलिने की रूबी से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सब का होता है +1। तो 2 1 कम 2 धन x, 6 1 कम 6 इक्वल 0 प्यारे बच्चों। तो 6 में 2 घटा दो तो 4 बराबर 0, तो x बराबर +4 आ गया। ये रोमन अंक +4 कर दिया हमने। आयुपेशी नामनक्लेचर बहुत सिंपल है,
बस उसे आप लोग थोड़ा सा समझें। हमने पहले 2 भाग कर दिया, धन को पहले लिख दिया, फिर संकुल आयन लिखेंगे। संकुल आयन में पहले हम लिखते हैं लिगेंड का नाम, लिगेंड के बाद लिखते हैं प्यारे बच्चों हम केंद्रीय धातु परमाणु, इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, चलिए अगला आपके पास है प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये आपका संकुल यौगिक है। ठीक है, इसमें आप देखें, पहले पहचाने प्यारे बच्चों, ये आपका है ना आयनिक यौगिक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं, ना तो ब्रैकेट के इस साइड कुछ है ना तो इस साइड है, इसलिए प्यारे बच्चों ये नॉन है, नॉन आयनिक है, मतलब अनआयनिक है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? धन और ऋण का तो कोई फंडा ही नहीं है। तो हमने पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि यदि ये केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन, अब ये तो उदासीन कहलाया, ऋणात्मक तो कहलाएगा नहीं। तो अब यहां पर कोबाल्ट को कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, एट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट को सीधा कोबाल्ट लिखेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास 2 आपके पास है लिगेंड, एक है एमीन NH3 एमीन, ये भी एक दंतुर है, NO2 नाइट्रो, ये भी एक दंतुर है, एमीन ये भी एक दंतुर है, और नाइट्रो ये भी एक दंतुर है। दोनों के दोनों प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? एक दंतुर लिगेंड है। ठीक है, कितने दंतुर? एक दंतुर लिगेंड। समझते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे। तो ये हमारा आता है एमीन ए से, और ये नाइट्रो आता है किससे? आता है N से। पहले किसको लिखेंगे? पहले एमीन को लिखेंगे। कितने एमीन प्यारे बच्चों? तो 3 को लिखते हैं ट्राई एमीन, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो टेट्रा नहीं लिखेंगे। यहां पर नाइट्रो, तो यहां पे ट्राई नाइट्रो लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो लिखेंगे। ठीक है, ट्राई नाइट्रो। फिर यहां पर डायरेक्ट हम लिख देंगे कोबाल्ट। भैया हम ध्यान रखें, यहां पर बताए हैं कि पहले लिगेंड, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, फिर कोबाल्ट, थर्ड हो गया। अब बोलोगे थर्ड कहां से आ गया? तो भैया NH3 जो होता है ये आपका क्या है? NH3 आपका NH3 है एमीन, और ये मीन जो होता है उदासीन है। कोबाल्ट को X मानेंगे, ये तो उदासीन है भैया, तो उदासीन का तो 0। यहां पर 3 है और एक NO2, मतलब NO2 जो होता है 1 निगेटिव होता है, 1 निगेटिव होता है। NO2 जो होता है 1 निगेटिव होता है। तो यहां पर 1 निगेटिव इक्वल टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो X और 3 एक कम 3 बराबर 0, तो X बराबर +3। देखो भैया हमने रोमन अंक से रख दिया। तो पहले हमने लिगेंड देखा, लिगेंड में अल्फाबेट देखा प्यारे बच्चों। अल्फाबेट में जो पहले आया अमीन उसको पहले, जो बाद में आया बाद में, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या। यूं चुटकी बजाते आपने कर लिया। अगला आपका देख सकते हैं लिथियम है, एल्यूमिनियम है और हाइड्रोजन है। अब यहां पर प्यारे बच्चों जो लिगेंड है वो हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन का लिगेंड में नामकरण लिखते समय हम क्या लिखते हैं? हाइड्राइडो। क्या? हाइड्राइडो लिख लो, एक दंतुर लिगेंड है हाइड्राइडो। क्या है? हाइड्राइडो। चलिए शुरू करते हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हम 2 भाग में पहले बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में हमने बांट दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? लिथियम। क्यों? क्योंकि पहले धनों का लिखते हैं, तो लिथियम लिख देंगे। क्या? लिथियम। तो ये लिथियम हो गया, लिथियम हो गया प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमने लिख दिया लिथियम। क्या? लिथियम कर दिया हमने ना, पहले धनात्मक। इसके बाद यहां पर देखना है कितने हाइड्रोजन है, तो 4। तो टेट्रा। क्या? टेट्रा। टेट्रा प्यारे बच्चों 4 है तो 4 टेट्रा। फिर यहां पर जो H होता है इसको लिखते हैं हाइड्राइडो। क्या? हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों ये हमारा ऋणात्मक है, और जब भी केंद्रीय धातु परमाणु ऋणात्मक में होता है उसमें जोड़ते हैं 8, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट। क्या? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट लिखना है, मिनेट होगा, ठीक है ना, ये एल्यूमिनेट। और इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखना थर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थर्ड। कैसे थर्ड होगा फिर से समझेंगे। लिथियम का होता है 1 प्यारे बच्चों, और एल्यूमिनियम है हमारा X, और यहां पर हाइड्राइडो 1 निगेटिव होता है लिगेंड में। कितना होता है? 1 निगेटिव। तो 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्राइडो की बात कर रहा हूं तो इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो X बराबर कितना हो जाएगा? +3। ठीक है,
पहले हमने धनात्मक का लिखा, धनात्मक में कोई छेड़खानी नहीं, सीधा लिथियम तो लिथियम लिख दो। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर हाइड्राइडो कितने हैं 4, तो 4 तो टेट्रा लिख दिया हमने हाइड्राइडो। फिर एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनेट कर दिया, एल्यूमिनेट 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि ऋणात्मक भाग है, ऋणात्मक भाग। फिर ऑक्सीडेशन संख्या लिख दिया हमने 3rd, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या हमने निकाल कर बता दिया कि ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 3 है। उसको हम रोमन अंक से लिखते हैं, किससे, रोमन अंक से लिखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पर ये एक दंतो लिगेंड है ट्राई ऑक्सिलेटो। क्या, ट्राई ऑक्सिलेटो लिख रहे हैं, ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो है, क्या है, C2O4 ऑक्सिलेटो। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 खंड करना है, ठीक है, 2 खंड करना है। ये हमारा धनात्मक भाग हो गया, ये हमारा ऋणात्मक भाग हो गया। धनात्मक में कोई छेड़खानी नहीं, पोटेशियम है तो सीधा पोटेशियम लिख दो, ठीक कर दिया अपन ने। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 है तो ट्राई हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड पहले लिखेंगे और ये ऑक्सिलेटो या ऑक्सिलेटो लिख सकते हैं, तो ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। अब यहां पर भैया आयरन है, आयरन नहीं लिखेंगे, ये फेरस का फेरेट, फेरेट, ठीक, यहां पर 3rd हो जाएगा। ऑक्सीडेशन संख्या कैसे आ गया, ऑक्सी का नंबर कैसे आ गया, ठीक है। देखो भैया, पोटेशियम का होता है 1 तो 3 पोटेशियम है, आयरन का तो हम निकालना ही चाहते हैं, और ऑक्सिलेट होता है 2 नेगेटिव, कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो कर दो 3 1 कम 3, धन x 3 दूना 6 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +3। कितना प्यारे बच्चों, +3। ये देख लो ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या आ गया। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो आपके बुक्स में मिलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपसे बन जाना चाहिए। सिंपल सिंपल बताया और IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने सिखाया, और आप चाहेंगे तो पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, ऐसे जिनको अभी तक नहीं कराया, कुछ लेंदी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग यदि पार्ट 2 चाहेंगे तो पार्ट 2 में और बेहतर बेहतर जितने भी हो सकते हैं 20-25 तो करा दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।